बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमुहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मरकजी बजट गरीबों के लिए फायदेमंद नहीं, फंड्स के मामले में तेलंगाना से इम्तियाज। तरक्याती कामों के इफ्तिताह के बाद वजीर KTR का खिताब। बजट से किसी को फायदा नहीं, मोदी ने किसानों से लिया बदला। तेलंगाना कांग्रेस सदर रेवंत रेड्डी का दिल्ली में मीडिया को बयान। मरकज की मोदी हुकूमत और पेगासस सॉफ्टवेयर के खिलाफ तेलंगाना भर में यूथ कांग्रेस का एहतजाज। पेगासस मामले पर मुकम्मल तहकीकात का PM मोदी से मुतालबा। निजामाबाद MP अरविंद को बीजेपी से फौरी बरतरफ करने का मुतालबा। निजामाबाद प्रेस क्लब में मुख्तलिफ दलित तंजीमों के कायदीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तेलंगाना कांग्रेस लीडर जग्गा रेड्डी का मरकजी बजट पर तबसरा। तेलंगाना को फंड्स अलॉट नहीं होने पर भी खामोश, बीजेपी कायदीन पर की तनकीद। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में जिन्ना टावर का तनाजा, नाम तब्दील करने बीजेपी का मुतालबा। 3 फरवरी को कौमी परचम लहराने इंतजामिया का फैसला। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामा राव ने आज मेडचल मल्काजगिरी हल्के के 3 कॉरपोरेशंस जवाहर नगर, पीजादीगुड़ा, बोडुप्पल कॉरपोरेशन हुदूद में 303 करोड़ रुपए की तखमीनी लागत से कई तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर KTR ने कहा कि सरकारी ज़मीनों पर मुकीम गरीब मुस्तहक लोगों को जियो नंबर 58 और 59 के ज़रिए पट्टा दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि शहर हैदराबाद की तोसी को देखते हुए शहर के अतराफ व अकनाफ में तरक्याती कामों को अंजाम दिया जा रहा है। इस दौरान KTR ने गुज़िश्ता रोज़ पार्लियामेंट में पेश करदा बजट पर तबसरा करते हुए कहा कि मरकजी बजट 2022-23 गरीबों के लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं है। उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि रियासत को फंड्स की मंजूरी में मरकज इम्तियाज कर रहा है। నిన్ననే కేంద్ర ప్రభుత్వం బడ్జెట్ను పెట్టింది. ఆ బడ్జెట్లో ఒక్కటంటే ఒక్కటి పేదలకు పనికొచ్చేది ఒక్కటంటే ఒక్క పని లేదు. పూర్తి స్థాయిలో తెలంగాణ లాంటి పురోగమనశీల రాష్ట్రానికి సవతి తల్లి ప్రేమను చూపెడుతూ మళ్ళా ఒకసారి ఎన్ని విజ్ఞప్తులు చేసినా అన్నిటినీ బుట్టదాఖలు చేసి మీరు అసలు దేశంలోనే లేరు పో అన్నట్టుగా నిన్ననే మళ్ళీ నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం తెలంగాణకు మొండి చేయి చూపెట్టింది. నేను మిమ్మల్ని అందరినీ అందుకే కోరుతా ఉన్నా, సరే వాళ్ళు ఇయ్యనంత మాత్రాన ఏది ఆగేదేం లేదు. తప్పకుండా మన రాష్ట్రం మీ అందరి దయ ఉంటే, మీ అందరి ఆశీర్వాదం ఉంటే KCR గారి నాయకత్వంలో ఇదే పద్ధతుల్లో ముందుకు దూసుకొని పోతాం. ఎవరు సహకరించినా సహకరించకపోయినా ఆ దేవుడి దయ మన మీద ఉంటే తప్పకుండా ముందుకు పోతాం KCR గారి నాయకత్వంలో. ఇంకో 535 కోట్ల రూపాయలు ఏదో అవుతున్నది, 550 కోట్లు, దాన్ని కూడా తీసుకొని దాన్ని కూడా పూర్తి చేస్తాం. అంటే ఒక జవహర్ నగర్ డంపింగ్ యార్డ్ అంటే మీకు అనిపిస్తుండొచ్చు ఇన్ని పైసలు ఎందుకు ఖర్చు పెడుతున్నారు వాడా అని. ఎందుకు పెడుతున్నాము అంటే ఆ కుప్పను అక్కడికి ఆటోమేటిక్గా తరలించి ఇంకో దగ్గర పెట్టే పరిస్థితి లేదు. పెట్టి ఇప్పటికే 15-20 ఏళ్ళు అయింది. అందుకే ఉన్న కాడనన్నా ప్రజలకు మెరుగైన ఆరోగ్యకర పరిస్థితులు ఉండాలన్న ఉద్దేశంతో ఇన్ని కార్యక్రమాలు. ఎందుకంటే అక్కడికి వచ్చే తడి చెత్తను ఈరోజు అక్కడి నుంచి ఎరువును ఉత్పత్తి చేస్తూ ఉన్నాం, ఆ ఎరువుని రైతులకు ఇస్తూ ఉన్నాం. అక్కడికి వచ్చే పొడి చెత్త ద్వారా విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేసి दक्षिण भारत देश में पेद्द प्लांट इप्पटिके प्रारंभिंचिनाम। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस सदर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि वज़ीर आज़म मोदी ने किसानों से इम्तियाजी सलूक किया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि PM मोदी ने किसानों से बदला लिया है। मरकज़ के इस बजट से किसी को फ़ायदा नहीं होगा। रेवंत ने नई दिल्ली के तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए मज़ीद कहा कि ये एक ऐसा बजट है जिससे किसानों, नौजवानों और ख़वातीन के लिए कोई फ़ायदा नहीं होगा। చేరడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏదైనా ప్రయత్నం చేస్తదనుకున్నాము, చెయ్యలేదు. 70% ప్రజలు ఆధారపడ్డ వ్యవసాయానికి 4.8% నిధుల కేటాయింపు జరుగుతుంటే దీన్ని కనీసం 10%కి పెంచుతారనుకున్నాము.
వ్యవసాయానికి సంబంధించిన పెట్టుబడులు కూడా బడ్జెట్లో పెంచకపోవడం వల్ల 70% ప్రజలు ఆధారపడ్డ వ్యవసాయం కూడా కుంటుపడే పరిస్థితి, రైతులు ఆత్మహత్య చేసుకునే పరిస్థితి ఈ విధానాల ద్వారా వచ్చింది. ఇన్ని రకాలుగా విద్యార్థులకు, నిరుద్యోగులకు, రైతులకు, రైతు కూలీలకు, ఉపాధి హామీ కూలీలకు, వైద్య సౌకర్యం, ఇలాంటి ఏ రంగాలను తీసుకున్నా ప్రభుత్వం ఊరట కలిగించే నిర్ణయాలు తీసుకోలేదు. तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात पर यूथ कांग्रेस कायदीन कारकुनान ने मरकज़ की मोदी हुकूमत के ज़रिए इसराइल से ख़रीदे गए पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर के ख़िलाफ़ ज़िले हेडक्वार्टर्स में सड़कों पर उतर कर एहतजाज किया। उन्होंने इस सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल पर रोक लगाने का मुतालबा किया। गौरतलब है कि पेगासस मुआहदे पर गैर मुल्की मीडिया की नई रिपोर्ट के सामने आने के बाद भारत में इस मामले को लेकर एक बार फिर सियासी पारा बढ़ गया है। दरियासना इंडियन यूथ कांग्रेस के कौमी सदर श्रीनिवास बीवी ने कहा है कि मुल्क के बेरोज़गार जब नौकरियों के लिए दर दर की ठोकरें और लाठियां खा रहे थे, तब भारत के वज़ीर आज़म पेगासस ख़रीदने और जासूसी करने में मसरूफ़ थे। तेलंगाना यूथ कांग्रेस के ज़रिए कायदीन व कारकुनान ने कहा है कि मुल्क के शहरियों की बुनियादी हुकूक़ को दबाया जा रहा है। मोदी सरकार ने मुल्क की सलामती से खेला है। इस मौके पर मरकज़ी हुकूमत का अलामती पुतला नजर आतिश करते हुए नारे लगाए गए। हैदराबाद के बशीरबाग में एहतजाजी यूथ कांग्रेस कायदीन ने रियासती वज़ीर आला KCR पर भी तनकीद की और कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के बयान को KCR वापस लें। చివరికి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు నిన్నటి ప్రెస్ మీట్ లో చెప్తున్నాడు రాజ్యాంగాన్ని మార్చమని చెప్తున్నాడు. రాజ్యాంగాన్ని అంటే రాజ్యాంగం మీద కూడా ఈ రోజు భక్తి లేకపోతే ఆయన గాని ఆయన బిడ్డలు గాని ఏ విధంగా ఈ రోజు ఎంపీ కూర్చునేది ఆయన బిడ్డ ఒకసారి ఆలోచన చేయాలి. దయచేసి ఇటువంటి తప్పుడు మాటలు వెంటనే సీఎం కేసీఆర్ వెనక్కి తీసుకోవాలి. దాంతో పాటు వెంటనే నరేంద్ర మోడీ దీనిపై విచారణ జరిపించి కేంద్రంలో అఖిల భారత యువజన కాంగ్రెస్ పిలుపు మేరకు ఆదిలాబాద్ జిల్లా యువజన కాంగ్రెస్ తరపున ఏదైతే అంతర్జాతీయ ముఠాను ఏదైతే అసాంఘిక కార్యకలాపాలు సాగించే వారిపైన ప్రయోగించాల్సినటువంటి ఇజ్రాయెల్ సంస్థ ద్వారా నిర్మించినటువంటి పెగాసస్ అనే ఒక యంత్రాన్ని ఈరోజు భారత దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రధాన ప్రతిపక్ష నాయకులపైన ఈరోజు ఇప్పుడున్నటువంటి మోడీ ప్రభుత్వం వారి ఒక ఏదైతే దొంగలపైన, దోపిడీదారులపైన, తీవ్రవాదులపైన ఉపయోగించాల్సిన అటువంటి ఒక యంత్రాన్ని ఈరోజు ప్రతిపక్ష పార్టీల నాయకులైనటువంటి ప్రధాన ప్రతిపక్ష నాయకులైనటువంటి వారిపైన ఈరోజు ప్రయోగించడం ఇది ఒక చట్టరీత్యా నేరం. మరి అంతర్గతంగా ఏం మాట్లాడుకున్నా మరి ఈరోజు బయటకు ఆ యంత్రం ద్వారా బయటకు వస్తుంది. మరి ఇటువంటి దుశ్చర్యను ఆదిలాబాద్ యువజన కాంగ్రెస్ కమిటీ తరపున ఖండిస్తా ఉన్నాం. मेडचल मलकाजगिरी वल्लभ नगर सब रजिस्ट्रार डॉक्टर SM हुसैनी मुजीब ने BBN चैनल से बात करते हुए लैंड मार्केट वैल्यू और रजिस्ट्रेशन चार्जेस में हुए इजाफे से मुतालिक तफसीलात बताई। उनका कहना था कि मार्केट वैल्यू में इजाफे से उन लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा जो लोन बिलखुसूस आला तालीम या किसी और मकसद के लिए बैंकों से क़र्ज़ के तलबगार होते हैं। अपनी ज़मीन जायदादों के एवज़ लोन हासिल करने में आवाम को दरपेश मसाइल व दुश्वारियों के पेश नज़र रियासती हुकूमत ने मार्केट वैल्यू और रजिस्ट्रेशन फ़ीस में इजाफ़ा किया है। उन्होंने मज़ीद तफसीलात बताई। पहली बात, तेलंगाना की हुकूमत 2014 में बने बाद में पहली वक्त मतलब पिछले 7 साल में रेट्स नहीं बढ़े थे। पिछले 6 महीने पहले चीफ मिनिस्टर साहब के हिदायत से, चंद्रशेखर राव साहब के,
हमारी हुकूमत रजिस्ट्रेशन स्टैम्प्स डिपार्टमेंट हम लोग रेट बढ़वाए थे। उसके बाद फिर 6 महीने के बाद में जहाँ पर तेलंगाना के रियासत में जहाँ पर प्रिवेलिंग वैल्यू मतलब जो बिकने की वैल्यू है, जो कमर्शियल वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है और रजिस्ट्रेशन की वैल्यू बहुत कम है, तो वैसे जितने भी वैसे जगह है उसको आइडेंटिफाई किया गया और गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के थर्ड पार्टी के ज़रिए से वो पूरा इन्फॉर्मेशन मंगाए बाद हर डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर साहब, एडिशनल कलेक्टर, जॉइंट कलेक्टर, आरडीओ, एमआरओ, सब रजिस्ट्रार और म्यूनसिपल कमिश्नर से कमेटीज़ डालकर इसमें ये पूरा एक्सरसाइज मुकम्मल किया गया। जहाँ पर भी ज़रूरत है बढ़ाने की वहाँ पर बढ़ाया गया, क्योंकि क्या हो रहा, अगर मसलन 10,000 रुपये वहाँ पर बिकने की वैल्यू है तो हमारी हुकूमत की गवर्नमेंट की वैल्यू 3,000 ही है। तो जो भी ख़रीदार है जो फ़रोख्त कर रहा उसको लोन के लिए तकलीफ़ हो जा रही, बैंक में लोन नहीं आ रहा। इसीलिए गवर्नमेंट तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि जो तुलबा है वो लोग लोन ले रहे, बाहर पढ़ाई के लिए जा रहे, तो ये तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये किया गया। बहरहाल पब्लिक के जानिब से भी बहुत बेहतरीन रिस्पांस है और कहीं पर भी स्टैम्प ड्यूटी नहीं बढ़ी। जहाँ पर भी ज़मीन और बिल्डिंग के रेटा बढ़ाना था, जहाँ स्क्वायर फीट का रेट बढ़ाना था, वो देखकर जहाँ ज़रूरी है वहीं पर बढ़ाए और पब्लिक से भी बहुत बेहतरीन रिस्पांस है, क्योंकि उनकी डॉक्यूमेंट की भी वैल्यू बढ़ गई और उनको वाइट अमाउंट जो लोन बैंक से ले रहे वो भी बढ़ गया। इससे पहले वैल्यूअर करने जाकर वैल्यूअर को रिक्वेस्ट कर सर्टिफिकेट लगवा कर लोन बढ़ाना पड़ता था, मतलब उसका रेट बढ़ाना, मगर आज ज़रूरत नहीं है। आप जो भी गवर्नमेंट के मार्केट वैल्यू है वो ख़ुद इतनी है कि आपको इमीडिएट आपका कोई तुलबा है, पढ़ने वाले लिखने वाले, लोन का है या बच्ची की शादी है, मैरिज है, मॉर्गेज कर रहे, तो ऐसा चीज़ों के लिए कोई तकलीफ़ नहीं है। बहरहाल बेहतरीन रिस्पांस है रियाया से भी और तमाम लोग, क्योंकि हमारी रियासत हिंदुस्तान के दीगर रियासतों से आगे है, हर तरीके से डेवलपमेंट हो रहा, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है या वर्ल्ड बैंक है तो उन लोग भी यही देखते कि भाई अगर कर्जा देना है तो किस बेसिस पे देना, तो ये तमाम पैरामीटर्स है उसमें, तो उसको मद्देनज़र देखते हुए बढ़ाया गया। बहरहाल रियाया भी खुश है और काम भी बेहतरीन हो रहा है यहाँ दफ्तरों में, सरकारी दफ्तरों में। मैं आईजी साहब और हमारे चीफ निज़ामाबाद से बीजेपी रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद को बीजेपी से फौरी बरतरफ करने का मुतालबा करते हुए निज़ामाबाद प्रेस क्लब में मुख्तलिफ दलित तंजीमों के ज़ेर एहतमाम एक मीडिया कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की गई। इस मौके पर माला स्टूडेंट एसोसिएशन के रियासती सदर अंगारी प्रदीप और माला महानाडू के रियासती सेक्रेटरी ए संजीव ने कहा कि बीजेपी एमपी अरविंद ने एक दलित ऑफिसर सीपी KR नागराज पर नाजेबा तबसरा किया है। उन्होंने दलितों की तौहीन करने और एट्रोसिटी कानून की तौहीन करने पर एमपी अरविंद को बीजेपी से बरतरफ करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि आने वाले इंतखाबात में दलित समाज बीजेपी लीडर डी अरविंद को सबक सिखाएंगे। इस सिलसिले में उन्होंने मुतालिका जिम्मेदार अहदेदारान को मेमोरेंडम भी हवाले किया। ప్రధానంగా ఈ నిజామాబాద్ ప్రాంతంలో సిపిగా వచ్చినటువంటి KR నాగరాజు సార్ పట్ల అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేయడం ఇలా దళిత సభ్య సమాజాన్ని కలవరపెడుతున్నటువంటి అంశం. ఎందుకంటే ఒక పార్లమెంటు మెంబర్ అయి ఉన్నటువంటి అరవింద్ గారు ఒక పార్లమెంటేరియన్గా ఇలా మాట్లాడే పరిస్థితి కనిపిస్తలేదు. కేవలం ఒక పగటి వేషగాడిగా మాత్రమే మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఇలా దళిత ప్రజల పట్ల, దళిత అధికారుల పట్ల, దళిత చట్టాల పట్ల ఆయన మాట్లాడుతున్నటువంటి తీరు ఇలా మొత్తం కూడా సభ్య సమాజం చూస్తూ ఉన్నది. మేము బీజేపీ పార్టీకి ఒకటి చెప్తా ఉన్నాం, మీరు వెంటనే ధర్మపురి అరవింద్ పైన పార్టీ క్రమశిక్షణ చర్యలు తీసుకొని ఆయనను పార్టీ నుండి బర్తరఫ్ చేయాలని చెప్పేసి మేము ఈ సందర్భంగా బీజేపీ పార్టీకి విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. లేని పక్షంలో దళితులను గౌరవించని బీజేపీ పార్టీ అయినా లేదంటే అరవింద్ పైన దళిత సమాజం అంతా కూడా తిరుగుబాటు చేసి రాబోయే ఎన్నికల్లో మీ బీజేపీ పార్టీని ధర్మపురి అరవింద్ను మేము భూస్థాపితం చేస్తామని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर व संगारेड्डी रुकन असेंबली जयप्रकाश रेड्डी उर्फ जग्गा रेड्डी ने हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए पार्लियामेंट में पेश करदा बजट पर तनकीद की। तेलंगाना को फंड्स अलॉट नहीं किए जाने पर उन्होंने रियासत से बीजेपी लीडर व मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी और दीगर 3 रुकन पार्लियामेंट से सवाल किया कि उन्होंने रियासत को फंड्स अलॉट कराने में क्यों आवाज़ नहीं उठाई, क्यों वो नाकाम हो गए। फाइनेंस मिनिस्टर कल जो बजट पार्लियामेंट में रखे हैं
जो पार्लियामेंट में जो बजट का जब भाषण चला, जो कौन सा स्टेट को हम ये स्टेट को हम तो बजट एलोकेट करते हैं, उसमें तेलंगाना के लिए कुछ भी पैसे दिए नहीं। तेलंगाना स्टेट को भी कुछ पैसे आज वो बजट में नहीं रखे। मैं यहाँ मीडिया में से मैं यहाँ के स्टेट में एक सेंट्रल मिनिस्टर बीजेपी गवर्नमेंट का एक सेंट्रल मिनिस्टर किशन रेड्डी साहब है, एक 3 एमपीयाँ हैं, एक एमपी बीजेपी प्रेसिडेंट है। मैं ये चारों को पूछ रहा हूँ, यहाँ के पब्लिक के लिए आप आवाज़ कई को मोदी के ऊपर नहीं उठा। आप ये फाइनेंस मिनिस्टर को आप तेलंगाना पब्लिक का आवाज़ कई को लेके नहीं गए। यहाँ 2 साल से कराना आके दुनिया बजट में तेलंगाना पब्लिक के लिए कुछ भी पैसे बजट में नहीं रखे। यहाँ के जो सेंट्रल मिनिस्टर एक बंडी संजय एमपी एंड मिनिस्टर और एक 2 एमपीए, ये 4 लोग मिलके यहाँ के पब्लिक के लिए आप बजट नहीं ला सके, मगर डेली हैदराबाद में आपका पुकारना ज़्यादा ही रहता आपका। तेलंगाना के मारूफ तालीमी इदारे मेस्को इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर साइंसेज के डायरेक्टर प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद ने कौमी बजट माली साल 2022-23 पर अपना तज्जिया पेश किया। उन्होंने हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुल्क का कौमी बजट इस मुल्क की माशी हालात, चैलेंजेस, मुआशी इस्तेकाम और कमज़ोरियों को उजागर करता है। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत के बजट में आम आदमी की तवक्कुआत और फ़िक्र पर तफसीली रोशनी डाली। और आम आदमी के लिए तीसरा पॉइंट ये, आम आदमी के लिए टैक्स रिटर्न्स और जो टैक्स का रेट कम हो जाएगा और थोड़े फ़ायदे होंगे। फ़ायदे क्या होते हैं? डिडक्शंस रहते हैं, क्योंकि इस साल पेंडेमिक की वजह से आमदनियाँ कम हो गए, तो सोच रहे थे कि क्या है मालूम कुछ एग्जाम्पशन मिलेगा हमको पेंडेमिक के बारे में, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो इस तरीके से कुछ होगा बोल के। मगर बदकिस्मती से क्या है मालूम, यहाँ पर नाउमीदी रही टैक्स के मामले में। लोगों का कहना यह कि टैक्स के मामले में कुछ फ़ायदा नहीं मिला है, गवर्नमेंट को भी फ़ायदा नहीं है और सिटीजन्स को नहीं है। देखिए, सिटीजन्स को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, मगर गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है। तो आम आदमी को नहीं मालूम है क्यों, तो ये जो डिजिटल इकोनॉमी है, ये क्रिप्टो करेंसी बोल के जो चल रहा है ना आजकल, क्रिप्टो करेंसी का उसका एक बहुत बड़ा डायलेमा वर्ल्ड वाइड चल रहा था, हिंदुस्तान में भी चल रहा था। बिटकॉइन वगैरह वो जो भी करेंसीज है समझ जाओ। तो ये था क्या है कि गवर्नमेंट इसको रिकॉग्नाइज कर रही है नहीं कर रही है, आरबीआई कर रही है नहीं, मगर कल बजट में मालूम कर रही है। मगर उसके ऊपर कंडीशन ये है, कर रही है, और उसके ऊपर स्टेट है जो टैक्स रहेगा वो 30% रहेगा। तो कई पेपर्स वगैरह में एक्सपर्ट्स का कहना है कि अलाउ कर रहे हैं पेनाल्टी के साथ। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की डिप्टी मेयर मोते श्रीलता शोभन रेड्डी ने तेलंगाना स्टेट टीटीयूसी प्रेसिडेंट एम शोभन रेड्डी के हमरा आज अचानक तारनाका डिवीजन के लालापेट का दौरा करते हुए प्रोफेसर जयशंकर स्टेडियम का मुआयना किया। उन्होंने जीएचएमसी क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के अहदेदारों से बात करते हुए स्टेडियम में जारी मरम्मती कामों की तफसील हासिल की और कामों की जल्द तकमील की मुतल्लिका अहदेदारों को हिदायत दी। इस मौके पर डिप्टी मेयर ने कहा कि अनकरीब डिप्टी स्पीकर पद्माराव गौड़ के हाथों स्टेडियम का इफ्तिताह अमल में लाया जाएगा। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आगे बढ़ते मज़ीद खबरों की जानिब। साबिक़ रियासती वज़ीर व रुकन असम्बली आदिलाबाद जोगू रमना ने आज आदिलाबाद के तेलंगाना तल्ली चौक से विनायक चौक तक सड़क के तोसी कामों और निकासी आब की तामीरी कामों की निगरानी की। इस मौके पर जोगू रमना ने मुतल्लिक़ा हुकाम को मियारी अंदाज में तामीरी कामों को जल्द तकमील करने की हिदायत दी। उन्होंने महकमे बिजली के अफसरान को पोल शिफ्टिंग के काम तेज़ी से मुकम्मल करने की भी हिदायत दी। इस मौके पर लीडर
एस रवि कुमार, वेणुगोपाल यादव और अरुण मौजूद थे। वाद-ए-अज़ां एमएलए जोगू रमना ने मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाया। దానికి అందరికీ కూడా ప్రజలు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఇబ్బంది అయినా కొంత అర్థం చేసుకోవాలని చెప్పి వారికి విజ్ఞప్తి చేయడానికి రావడం జరిగింది. వారికి కూడా డీటెయిల్స్గా స్టోరీ అర్థమైతే అసలు ఎన్ని డిపార్ట్మెంట్లు కలిసి పనిచేసేటప్పుడు ఏ ఒక్క డిపార్ట్మెంట్ వల్ల కొంత డిలే జరిగినా అన్ని కార్యక్రమాలు ఆగిపోతాయి. కాబట్టి దాని గురించే మరి నిన్న నా దృష్టి తీసుకురావడం, నేను ఈరోజు పొద్దున 7 గంటలకు వస్తాను చెప్పడం జరిగింది. తప్పకుండా ఈ వారం రోజుల లోపల ఫుల్ షిఫ్టింగ్ కార్యక్రమం పూర్తవుతుంది. 15 రోజుల లోపల రోడ్డు కార్యక్రమాన్ని కూడా స్టార్ట్ అయ్యి మొత్తానికి ఒక 1 మంత్లో అన్ని కార్యక్రమాలు కూడా పూర్తి చేస్తామని చెప్పి మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వ్యాపార వర్గాలు కావచ్చు, హోటల్స్ కావచ్చు, ఇంటి యజమానులు కావచ్చు, కొంత ఇబ్బంది అయితే ఇది మన మున్సిపాలిటీ మరి ప్రజలందరూ సహకరిస్తేనే మరి కొన్ని కార్యక్రమాలు జరుగుతాయి. ఒక ట్రాన్స్ఫార్మర్ షిఫ్టింగ్ ఉంది. హాస్పిటల్ ఓనర్ వారితో రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం, ఎందుకంటే వాళ్ళ షిఫ్టింగ్ చేసుకుంటే డ్రైన్లో పోల్ ఉంది. మరి హోటల్ నుంచి వచ్చేటప్పుడు చెత్త చెదరం పోలు డ్రైన్లో మధ్య ఉంది, అవి కూడా ఖచ్చితంగా తీయమని చెప్పినాం. पड़ोसी तेलुगु रियासत आंध्र प्रदेश के गुंटूर शहर में वाक़ 89 साल कदीम जिन्ना टावर के नाम को तब्दील करने का बीजेपी के कारकुनों ने मुतालबा शुरू कर दिया है। जाफरानी जमातों के कारकुनों ने 26 जनवरी को जिन्ना टावर पर कौमी परचम लहराने की भी कोशिश की। इन जमातों के कारकुनों की शरंगेजी को देखते हुए मुकामी लोगों की राय हासिल की गई और गुंटूर के रुकन असम्बली मोहम्मद मुस्तफ़ा ने जिन्ना टावर को कौमी तिरंगे के रंगों से रंग दिया। अब 3 फरवरी यानी कल जुमेरात को ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से गुंटूर के जिन्ना टावर के अहाते में कौमी परचम लहराने का फैसला किया गया है। वहीं बीजेपी कारकुनों ने टावर को तिरंगे के रंग में रंगने को लेकर कहा कि ये ठीक है कि टावर को तिरंगे के रंग में रंग दिया गया है, लेकिन इसका नाम भी बदला जाना चाहिए। सीसीआई साधना कमेटी के कन्वेनर दर्शनाला मल्लेश ने मरकज़ के ज़रिए पेश करदा बजट में आदिलाबाद को फंड्स मख्तस नहीं किए जाने पर अफसोस का इजहार किया। कमेटी की सरपरस्ती में आज R&B गेस्ट हाउस में मरकज़ी हुकूमत के पुतले को नज़रातिश किया गया। इस मौके पर एक बाइक रैली निकाली गई जिसमें 4 फरवरी को आदिलाबाद टाउन बंद की कॉल को कामयाब बनाने की अपील की गई। इस मौके पर म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी, मोहम्मद एजाज, नारायण शिवा, एम नरसिंह, बंडी दत्तात्री और दीगर मौजूद थे। నిధులు కేటాయించని బీజేపీ నిర్లక్ష్య వైఖరి నిధులు కేటాయించకపోవడమా, ఆర్మూర్ రైల్వేకి నిధులు కేటాయించకపోవడమా, ఆదిలాబాద్ జిల్లా పట్ల కేంద్ర ప్రభుత్వం వంటి వైఖరి ప్రవేశపెట్టిన 40 లక్షల కోట్ల రూపాయల బడ్జెట్లో ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు మొండి చేయి చూపించింది. అన్ని రాజకీయ పార్టీలు రాజకీయ భేదాలు మర్చిపోయి ఆదిలాబాద్ జిల్లా అభివృద్ధి కోసము గత నెల రోజుల నుంచి సిసిఐ సాధన కోసం ఒక సాధన కమిటీని ఏర్పాటు చేసి పెద్ద ఎత్తున పోరాటం చేస్తూ ఉంటే ఎంపీ గారు కూడా మాకు హామీ ఇచ్చాడు, ఈ బడ్జెట్లో ఖచ్చితంగా సిసిఐ సాధన కోసం బడ్జెట్లో నిధులు కేటాయిస్తామని చెప్పారు. కానీ ₹1 కూడా సిసిఐ ప్రారంభానికి నిధులు కేటాయించకపోవడం చూస్తూ ఉంటే ఆదిలాబాద్ జిల్లా ప్రజల పట్ల బీజేపీకి కానీ నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వానికి ఎంతటి నిర్లక్ష్యం ఉందో మనకు స్పష్టమవుతూ ఉంది. అంతేకాదు అనేక సంవత్సరాల నుంచి దిగో వస్తుంది అగో వస్తున్నాయి అన్నటువంటి ఆదిలాబాద్ నుంచి ఆర్మూర్ రైల్వే లైన్ కావచ్చు, అట్లనే విమానాశ్రయం ఏర్పాటుకు నిధులు కావచ్చు, అట్లనే కేంద్రీయ విద్యాలయానికి నిధులను ఏర్పాటు చేసే విషయంలో కావచ్చు, నవోదయ స్కూల్ని ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు మంజూరు చేసే విషయంలో కావచ్చు, అట్లనే ఆదిలాబాద్ జిల్లా పారిశ్రామికంగా అత్యంత వెనుకబడినటువంటి జిల్లా, మొత్తం దేశంలోనే పేదరికంతో కూడుకున్న జిల్లా అని చెప్పి నీతి ఆయోగ్ ఈ రోజున నివేదికలు ఇస్తూ ఉంటే ఈ ఆదిలాబాద్ జిల్లాను అభివృద్ధి చేయడం కోసం అనేక రకాల వనరులు ఉన్నాయి ఈ ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో. ఉదాహరణకి మ్యాంగనీస్ ముడిసరుకు ఉన్నది. ఆ మ్యాంగనీస్ ముడిసరుకు ఆధారంగా ఇనుము పరిశ్రమలు పెట్టడానికి అవకాశం ఉన్నది, టెక్స్టైల్స్ పరిశ్రమను పెట్టడానికి అవకాశం ఉన్నది, టమాటా జ్యూస్ లాంటి పరిశ్రమలు పెట్టడానికి అవకాశం ఉంది. ఇట్లాంటి
వ్యవసాయ ఆధారిత పరిశ్రమలు పెట్టడానికి అవకాశం ఉన్నది. आदिलाबाद रुकन असेंबली जोगू रमना ने आज मार्केट यार्ड में तेलंगाना मार्कफेड के ज़रिए एहतमाम दाल खरीदी सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। फ़रोख्त के लिए आने वाले पहले किसान के अनाज को पहले वज़न के लिए खुसूसी पूजा करने के बाद शालपोशी के ज़रिए तहनीत की गई। इससे पहले MLA जोगू रमना ने मरकज़ की जानिब से हाल ही में पेश करदा बजट पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि बजट से मुल्क के अवाम को कोई फ़ायदा नहीं होगा, जबकि रियासती हुकूमत किसानों की बहबूद के लिए कई फलाही स्कीमें नाफिज कर रही हैं। इस मौके पर पार्टी कायदीन व कारकुनान और मुतल्लिका अहदेदारान मौजूद थे। పని దినాలు తగ్గించడం, బడ్జెట్లో 25,000 కోట్లు తగ్గించడం, 35,000కు సమానం 35,000 కోట్లు రైతులటువంటి రసాయనిక ఎరువుల మీద సబ్సిడీలు ఎత్తివేయడం, అదే రకంగా మరి రైతులను, రైతు కూలీలను పెద్ద మొత్తంలో కేంద్రంలో బడ్జెట్లో పూర్తిగా దగా చేయడం జరిగింది. ఒక పక్కనేమో కేంద్ర ప్రభుత్వం చెప్తున్నది, నరేంద్ర మోడీ గారు స్వయంగా వారి స్పీచ్లో చెప్పారు, 30% రైతులు మా 7 సంవత్సరాల కాలంలో రైతులు మా మీద విశ్వాసంతో, నమ్మకంతో మరి రైతులు ఎక్కువ శాతంలో వ్యవసాయం చేసుకుంటున్నారని చెప్పారు. बोधन हल्के असम्बली के बांसवाड़ा शाहराह पर 1 साल कबल पेश आए दिलखराज सड़क हादसे में शहर बोधन आचनपल्ली इलाके के अब्दुल रहीम अलमारूफ रीमू बावर्ची का इंतकाल हो गया था, जिस पर उस वक्त शहर के हालात कशीदा हो गए थे, जिसको देखते हुए मुकामी रुकन असम्बली आमिर शकील ने अपनी अहलिया को मरहूम के मकान रवाना करते हुए डबल बेडरूम और मुलाजमत देने का बेवा को तयखुन दिया था। ताहम आज तक बेवा खातून रुकन असम्बली की जानिब से यकीन दहानी कराई गई इमदाद व मरात की मुंतज़िर हैं। मरहूम की वालिदा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अश्कबार हो गई। उन्होंने रुकन असम्बली से इंसाफ का मुतालबा किया। 1 साल होगा हमारे बच्चे का एक्सीडेंट होकर बांसवाड़ा रोड पे, अब तक किसी की हमको मदद नहीं मिली। बच्चे छोटे छोटे हैं, हम उनको लेके गए डबल बेड का ये देते बोले, नौकरी दिला ये करते बोले, किसी भी अभी तक हमारे हासिल नहीं हुआ। क्या भी नहीं, रोड दुनिया कराती, रोड ये बनाए नहीं करेंगे, अब रोड बना दिए तो हमारा बच्चा तो चलेगा। बच्चे का नाम रहमुद्दीन, बावर्ची का रहमुद्दीन था हमारा बच्चा। तो अभी तक कुछ भी इमदाद नहीं मिली? इमदाद मिली नहीं हमको, किसी की कोई इमदाद नहीं, बस वाला भी कुछ बोला नहीं, बताया नहीं, कुछ भी दिया नहीं। MLA साहब की तरफ से कुछ? MLA भी कोई नहीं दिए। उनकी बीवी आके बोले बैठे हम सब करते मदद, हमारे से जितना हो सका उतना करते, वो बोले उन्होंने भी करे ना का कुछ भी नहीं किया। हम किसी का ने गए नहीं, किसी का ने। 1 साल का अरसा हो गया? 1 साल होगा, पूरा 1 साल होगा। अब आप क्या चाह रहे हैं? उन लोग कुछ हमारे देते बोले, उन्होंने डबल बेड देते बोले, बच्ची को नौकरी दिलाते बोले, तुम्हारा जो जरूरत है वो बोलो, हम सब तुम्हारा ये करते बोले। अभी तो कुछ भी नहीं करे, अभी तक क्या भी नहीं करे। मोहम्मद रहमुद्दीन का एक्सीडेंट हुआ बोलकर बांसवाड़ा बस पीपल के। हमारे शहर का 1 साल हुआ इंतकाल है, तो कुछ भी नहीं दिए, क्या भी नहीं। शकील भाई की औरत आके भी कुछ भी नहीं दिए। 2 बच्चे, मासूम बच्चे, कैसा होना? तीन बच्चे औरत बच्चा। नौकरी देते पहले स्कूल में कांते भी नौकरी दिए, हमारा कैसा होना? कितने? 3 बच्चे हैं आपको? हाँ, 3 बच्चे। तो आपका तो उन आके क्या बोले MLA साहब? क्या ही लिया आपको? कुछ भी नहीं बोले उन्होंने। डबल बेड का घर देते पहले, क्या भी नहीं। 1 साल होगा, कुछ भी नहीं, क्या भी नहीं। 1 साल से कोई आगे पलट के नहीं देखे? 1 साल होगा, कोई भी पलट के नहीं देखे। करने की वीडियो बनाने के मकसद है कि कुछ भी मदद करो, हमको डबल बेड का दिला दो, हमारे जो भी है हमारे बच्चे का जो भी नौकरी काम भी लगाना, छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटी बच्ची का ऑपरेशन भी हुआ से। शहर हैदराबाद की सैफाबाद पुलिस ने मुनज़्ज़म तरीके से ट्रैवल एजेंसियों और ऑटो ड्राइवर्स के इश्तराक से माइग्रेंट लेबर्स के साथ किए जा रहे धोखाधड़ी का
भांडा फोड़ दिया। पुलिस ने इस ज़िम्मत में 7 मुलजिमीन को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से मुतासरीन के 5,000 रुपये नकद रकम, 4 मोबाइल फ़ोन्स रिकवर कर लिए, जबकि जुर्म में इस्तेमाल शुदा 2 ऑटोस और मुलजिमीन के पास से 5 मोबाइल फ़ोन्स जब्त कर लिए। सेंट्रल जोन DCP विश्व प्रसाद ने एक प्रेस मीट करते हुए मुलजिमीन को मीडिया के रूबरू पेश किया और केस की तफसीलात बताई। आदिलाबाद ज़िला पुलिस के ज़ेर एहतमाम मंशियात, भंग, गुटखा और जुए के ख़िलाफ़ बेदारी प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें ज़िला SP D उदय कुमार रेड्डी ने बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए खिताब किया। उन्होंने कहा कि रियासत में ड्रग्स की लानत के ख़ात्मे के लिए CM KCR की हिदायत के बाद सख्ती से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि भंग, गुटखा और गैर क़ानूनी सरगर्मियों में मुलविस अफराद और नौजवानों को बेहतर मुस्तक़बिल फराहम करना हम सब की जिम्मेदारी है। उन्होंने तेलंगाना को ड्रग्स फ्री रियासत में तब्दील करने की मुहिम में हर किसी से ताउन की अपील की। इस मौके पर म्यूनसिपल कमिश्नर, वार्ड काउंसलर्स, फैकल्टी मेम्बरान, कस्बे के तमाम कॉलेजों के प्रिंसिपल्स, सरपंच, MPTs, ZPTs, MPPs और अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। ఫస్ట్ నినాదం ఏంటంటే సీఎం గారికి ఎంతో కష్టపడి సాధించారు. తెలంగాణలో ఎటువంటి రుగ్మతలు ఉండకూడదు అని అప్పుడు ఆ రోజు పేకాడ మీద ఒక ఆర్డర్ ఇచ్చారు సార్. పేకాడ క్లబ్స్ కానీ ఎక్కడైనా ఆడే ఉంటే కూడా బంద్ చేయాలంటే నెల రోజుల్లో ఆయన మొత్తం హైదరాబాద్ పెద్ద పెద్ద క్లబ్స్ ఉండేవి, స్టార్ హోటల్ లెక్క ఉండేవి. అట్లాంటి క్లబ్స్ కానీ తర్వాత సిటీలో నడిచే క్లబ్స్ కానీ అన్నీ కూడా బంద్ చేశారు. దాని తర్వాత కుటుంబం వల్ల చాలామంది విలేజెస్లో అనారోగ్యం పడి చాలామంది చనిపోతున్నారు అనే ఉద్దేశంతో కుటుంబాన్ని కూడా నిర్మూలించాలని దాన్ని కూడా ఆర్డర్ ఇస్తే దాన్ని కూడా నిర్మూలించడం జరిగింది. కానీ ఇటీవల ఏమైందంటే లాస్ట్ 2-3 ఇయర్స్ నుంచి కరోనా వచ్చింది. తర్వాత పబ్లిక్లో కూడా కొద్దిగా మనీ ఫ్లోటింగ్ పెరిగిపోయింది. కాలేజెస్లో ఈ డ్రగ్ కల్చర్ పెరిగిపోయింది. పెరిగి గంజాయి కారణం చాలామంది పిల్లలు దీనికి అడిక్ట్ అయిపోయారు. అంటే ఎంత లెవెల్ అంటే మీకు తెలియదు. మీ పిల్లలు కూడా అందరు పిల్లలు ఉన్నారు. కాలేజీ పోతే తెలిసింది అసలు కాలేజీలో 20-30% స్టూడెంట్స్ గంజాయి కాదు. ఈ సర్వేలో లేదు. హైదరాబాద్లో ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ కానీ వేరే వేరే డిఫరెంట్ కాలేజెస్లో చాలామంది ఏంటంటే ఏజ్ ఏమైందంటే ఒకటి అలవాటు అయితే వాళ్ళు నలుగురు నేర్పుతారు. ఇది ఎక్కడే కంటిన్యూ అయిపోతే ఫ్యూచర్లో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే మరి పాత ఇంతకుముందు ఒకసారి హిస్టరీ చూసుకుంటే పెద్ద న్యూయార్క్ సిటీ కానీ కొన్ని ముంబై సిటీ కానీ ఏంటంటే ఎక్కడైతే బాగా డెవలప్మెంట్ వస్తుందో వచ్చినప్పుడు ఈ కల్చర్స్ వస్తాయి. मुख्तलिफ अमराज में मुफीद समझा जाने वाला मालेगांव काढ़ा को मुफ्त तकसीम करने के लिए ज़िले निर्मल के शहर भैंसा में जमीयत अहले हदीस की जानिब से मस्जिद तौहीद के रूबरू बाद नमाज फ़जर एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें लोगों की कसीर तादाद में शिरकत करते हुए काढ़े को नोश फरमाया। इस मौके पर ज़िम्मेदारान अमीर मुकामी भैंसा जमीयत अहले हदीस फ़िरोज़ अहमद ख़ान, ख़ाज़िन साजिद ख़ान, अब्दुल जमील, साबिर अहमद ख़ान, तौफ़ीक़ अहमद, इमाम ख़तीब मस्जिद तौहीद, हाफिज़ मोहम्मद खालिद मोहम्मदी और दीगर मौजूद थे। नाज़रीन आदाब, आज हम भैंसा शहर से बात कर रहे हैं। नाज़रीन, आज अहले हदीस मस्जिद के सामने जो काढ़ा का इंतज़ाम किया गया है, ये काढ़ा किस किस बीमारी के लिए शफा देता, आइए हम मालूम करेंगे। हमारे साथ मौजूद है अहले हदीस मस्जिद के शेख इमाम साहब, आइए उनसे थोड़ी तफसील में मालूम करेंगे। साहब बताइए, ये काढ़ा किसके लिए काम आता है और क्या क्या उसकी बीमारी से शफा होते? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हाफिज़ मोहम्मद खालिद मोहम्मदी, इमाम ख़तीब मस्जिद तौहीद भैंसा। अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल एहसान है कि ये काढ़ा हम इससे पहले कोरोना के पीरियड में इसी मकाम पर पूरे भैंसा के शहर के लोगों को हम पिला चुके हैं। और इसमें ख़ास बात क्या है कि वो टाइम पर जबकि कोरोना का कोई ख़ास इलाज नहीं ढूंढा गया था और कोरोना की जो है किसी चीज़ का वैक्सीन नहीं निकला था, उस वक्त जो है हम इस काढ़े को लोगों को तक पहुंचाए और लोगों को पिलाए। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों को इससे फ़ायदा हुआ। और इसके अलावा ये सर्दी, ज़ुकाम, बुखार, इसके अलावा जो है इसके अंदर बहुत सारे अज्जा हैं जो एक आदमी की ह्यूमनिटी पावर, क़ुव्वत मुदाफ़ात को बढ़ाता है और किसी भी ऐसी बीमारी से लड़ने में मदद करता है ये काढ़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ मालेगांव से निकलकर हिंदुस्तान के कोने कोने तक ये काढ़ा पहुंचाया गया और काफ़ी लोगों को इससे फ़ायदा हुआ। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह आज
इससे कल के दिन हम भैंसा शहर के तमाम मसाजिद में ऐलान करा चुके हैं, मगरिब के में और इशा में, और जो है उनको बता चुके हैं कि कल सुबह में मस्जिद तौहीद के सामने ये स्टॉल लगाया जाएगा जहाँ पर काढ़ा पिलाया जाएगा ताकि हर कोई आके यहाँ काढ़ा पीकर जाए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदा इसके हैं। आप इसके लिए अगर इसको मज़ीद मालूमात चाहते हैं तो आप यूट्यूब चैनल पर जाकर वहाँ पर मंसूरा काढ़ा लिखकर आप देखें, वहाँ पर बहुत सारी वीडियोस मौजूद है जिस पे आप देख सकते हैं कि इसका फ़ायदे क्या क्या है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें ये शर्फ हासिल हो रहा है जमीयत अहले हदीस भैंसा को कि वो आज ये काढ़े का दोबारा स्टॉल लगाकर लोगों को जो है आप देख सकते हैं लोगों को काढ़ा पिलाया जा रहा है। आज का एक दिन हो, कितने दिन पिला सकते हैं? इंशाल्लाह आज भी है और कल भी फजर की नमाज के बाद इसी तरह स्टॉल लगा रहेगा और लोग यहाँ पर काढ़ा पीकर जाएंगे। और ये सुबह पी के कुछ टाइम रहेगा, उसके बाद ये पीने के बाद कोई 5 मिनट 2 मिनट खाना नहीं खाए, पानी ना पिए, चाय ना पिए, उसके लिए बेहतर है कि 10 मिनट 15 मिनट तक आदमी ठहर जाए, उसके बाद जो है कुछ खा भी सकता है, लेकिन 10-15 मिनट तक अगर ठहर जाए तो उसके अंदर कैसा है जो बीमारियां जो चीज़ें हैं उस पर बेहतर। वरंगल शहर में आज शदीद कोहरे का नज़ारा देखने को मिला। शहर वरंगल में सर्दी की लहर के दरमियान शदीद कोहर का ऐसा जाल नज़र आया जिससे बादल आसमान से ज़मीन पर उतर आए हैं। सुबह की अव्वलीन सातों में सड़कों पर जा रहे लोगों को काफ़ी परेशानी भी उठानी पड़ी क्योंकि शदीद कोहर की वजह से बिल्कुल करीब की ही चीज़ें दिखाई नहीं दे रही थी, जबकि दूर की चीज़ें कोहरे में गायब सी हो गई थी। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। मरकजी बजट गरीबों के लिए फायदेमंद नहीं, फंड्स के मामले में तेलंगाना से इम्तियाज। तरक्याती कामों के इफ्तिताह के बाद वजीर केटीआर का खिताब। बजट से किसी को फायदा नहीं, मोदी ने किसानों से लिया बदला। तेलंगाना कांग्रेस सदर रेवंत रेड्डी का दिल्ली में मीडिया को बयान। मरकज की मोदी हुकूमत और पेगासिस सॉफ्टवेयर के खिलाफ तेलंगाना भर में यूथ कांग्रेस का एहतजाज। पेगासिस मामले पर मुकम्मल तहकीकात का पीएम मोदी से मुतालबा। निजामाबाद एमपी अरविंद को बीजेपी से फौरी बरतरफ करने का मुतालबा। निजामाबाद प्रेस क्लब में मुख्तलिफ दलित तंजीमों के कायदीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तेलंगाना कांग्रेस लीडर जग्गा रेड्डी का मरकजी बजट पर तबसरा। तेलंगाना को फंड्स अलॉट नहीं होने पर भी खामोश, बीजेपी कायदीन पर की तनकीद। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में जिन्ना टावर का तनाजा, नाम तब्दील करने बीजेपी का मुतालबा। 3 फरवरी को कौमी परचम लहराने इंतजामिया का फैसला। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।